नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हाल ही में जिस प्रकार से आप भिवानी की राजनीति के बारे में अगर बात करेंगे तो भिवानी की राजनीति में चर्चित चेहरे जो कि सत्येंद्र मौर्य है। सत्येंद्र मौर्य वाइस प्रेसिडेंट है भिवानी नगर परिषद के। और साथ ही आपको बता दूं कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो कि कांग्रेस की है उसके सदस्य भी हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का जहां नाम आता है तो सत्येंद्र मौर्य का नाम भी उनके साथ में अवश्य आता है। अवश्य आने का मतलब ये है कि ये उनके साथ काफी जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे सवालात करेंगे कि भिवानी के विकास के लिए नगर परिषद क्या कर रही है। सत्येंद्र मौर्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अगर भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी के विकास की अगर बात की जाए तो भिवानी के विकास के लिए नगर परिषद अब तक क्या कर रही है? क्योंकि आपको भी लंबा समय अब तक हो चुका है, सारा समझ भी लिया होगा आपने भिवानी शहर के बारे में, और आप एमसी भी लगातार जो है 2 बार रह चुके हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आने वाले दिनों में धुलंडी और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भिवानी के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। और मैं पार्षद 2 बार नहीं, मैं तीसरी बार हूँ। नगर परिषद हमारी एक, अभी मानो दीपक भाई, ऑटोनोमस बॉडी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें नगर परिषद के कोई एक व्यक्ति किसी पूरे शहर का सूत्रधार इसमें नहीं होता। हमारा हाउस होता है पूरा का पूरा, उसमें चेयरमैन भी महत्वपूर्ण कड़ी है, पार्षद भी महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, और सब मिलके शहर के डेवलपमेंट का एक खाका हम तैयार करते हैं। हमारी हाउस की मीटिंग होती है उसमें, और उसके अंदर एक प्रस्ताव के रूप में उसमें पास किया जाता है मेजोरिटी के साथ, और उसके बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होके और वार्डों का विकास होता है। तो इसमें ये एक पूरे टीम वर्क है, कोई एक किसी व्यक्ति विशेष का की अचीवमेंट नहीं होती है, ये एक टीम वर्क है। इसमें पार्षद की भी भूमिका होती है, इसमें वाइस चेयरमैन की भी भूमिका होती है, इसमें चेयरमैन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सारे जने मिलके और फिर एक रणनीति तैयार करके रूपरेखा बनाते हैं, तब इसको आगे अमली जमान पहनाया जाता है। मोर साहब, काफ़ी जो है वर्षों से भिवानी शहर के अंदर पार्किंग की काफ़ी समस्या है। बार बार जो है लोग भी डिमांड करते हैं, उनको बाज़ार में आना पड़ता है तो पार्किंग की सुविधा नहीं है, उनको कहीं पर भी जाना पड़ता है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। पुलिस क्या करती है, कोई वाहन पार्किंग में नहीं खड़ा तो उसका चालान कर देती है। बार बार नगर परिषद भी कहती है कि हम पार्किंग बनाएंगे, लोगों को समस्या से निजात दिलवाएंगे, लेकिन केवल हवाई बातें ही रह गई हैं। उसकी पार्किंग आज तक जो है नहीं बन पाई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ दीपक भाई। पार्किंग अपने शहर की एक बहुत बड़ी और विकट समस्या है, और इसकी समाधान की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, हम ऑटोनॉमस बॉडी तो हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो अकेले हमारे डिपार्टमेंट के नहीं है। नगर परिषद के पास इस जैसे घंटाघर, आसी गेट, जो जहाँ ज़्यादा दिक्कतें आती है, मैम गेट, जी जी। ठीक है, विनोद गेट, ये जो मुख्य मुख्य चौराहे हैं, रोहतक गेट, इनके ऊपर पार्किंग की बड़ी समस्या है। और इन चौराहे के ऊपर नगर परिषद के पास खुद की कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर हम पार्किंग का निर्माण कर सकें। हमने कई बार कोशिश की है, और इस मामले में सरकार का कहीं ना कहीं, मैं कहूँगा कि हमारे प्रति या उदासीपूर्ण रहा है। उदासीन इसलिए कहूँगा कि हमने कई बार कोशिश कर ली कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले में जगह दे दे, हम उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बना दें, या फिर कोई एक ये जो अपने यहाँ जगह है अपना नेहरू पार्क के शहीद दिगड़ा जी के थोड़ा आगे चल के, वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं दे रही। कहीं हॉस्पिटल के सामने की अगर बात करें आप, वो इसका है अपना जिला परिषद की जगह है, वो नहीं दे रहे। उससे आगे जो नेकीराम अपने जो अपना क्योड़ीमल पार्क है, जी जी। हमने अभी टेंडर लगाया है उसका, और उसके अंदर हम पार्किंग और थोड़ा बहुत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हमने बनाने की तैयारी थी। उसमें वो जो ट्रस्ट वाले थे वो स्टे ले आके खड़े कर दिया। तो हमारे पास जगह ना होने की वजह से इस समस्या का, तो पार्क में हमने पार्किंग की व्यवस्था करने की कोशिश करी, वो लोग स्टे लेके आ गए। अब जब तक दीपक भाई कोई हमें जगह नहीं मिलेगी ना, तो नगर परिषद को इसमें आप कसूरवार मान सकते हो, लेकिन नगर परिषद का ऐसा नहीं है कि नगर परिषद नहीं चाहती कि हम पार्षद या चेयरमैन नहीं चाहता कि पार्किंग बने, ऐसा कुछ नहीं है। जगह की उपलब्ध ना होने की वजह से सारी समस्या है। नगर परिषद के पास जगह नहीं है, हमने मान ली है, लेकिन जनता का क्या कसूर है? उसको चालान क्यों भुगतने पड़ते हैं? अगर वो बाजार तो उसको आना ही पड़ेगा। चालान काटना
ट्रैफिक पुलिस का विषय है, बिल्कुल है। हमारा नहीं है। लेकिन फिर आपको नगर पुलिस को बताना चाहिए कि नगर परिषद जो है वो जगह उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिसकी वजह से लोगों के चालान या तो ना काटे जाएं या फिर उन्हें जो है ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अगर नगर परिषद जब तक लिख करके नहीं देगी तो पुलिस भी क्या करेगी? ऐसे में समस्या किसको आएगी? समस्या कई चीजें हैं दीपक भाई। अगर आप कहीं ये भी देखोगे ना, अकेला नगर परिषद को ना मानो इसमें आप, मैं पुरानी बिल्डिंगों की तो गलती नहीं मानता, लेकिन अब जो नया उसमें है प्रावधान ये है कि कोई भी आदमी अगर बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था खुद करे। अब कहीं बड़े शहर में जाओगे तो उस बिल्डिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी उनके लिए पार्किंग देना। अब सी अपना इस पे है या अलवासिया मॉल, बिल्कुल। इसके बेसमेंट में ये पार्किंग होनी चाहिए थी, उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर रखा है। तो रूल वायलेंस किसने कर रखे? तो फिर आपने क्या किया उसको? नगर परिषद ने इसको सील भी किया, फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए। कोर्ट से आजकल आपको पता ही है कि पता नहीं किसको रिलीफ मिल जाए कौन रह जाए, कोर्ट वो के तो बाद न्यायालय की बात है किसको हाँ। क्या रिलीफ देती है। हाँ। खैर वो तो मुद्दे दूसरे हो गए। अगर बात करेंगे सतेंद्र जी शहर की सफाई व्यवस्था की, भिवानी शहर की सफाई व्यवस्था को आप क्या मानते हैं? कितने नंबर आप स्वयं देंगे, क्योंकि आप स्वयं जो है देखते भी हैं, क्या मानते हैं आप? क्योंकि भिवानी कभी एक नंबर पे हुआ करता था मैं आपको सफाई के मामले में हमने दो व्यवस्थाएं, एक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की है। मैं जब से पार्षद बना हूं, पहले तो मैं पार्षद ही बना हूं, वाइस चेयरमैन बाद में बना हूं, मैं जब से पार्षद बना हूं उस दिन से लेके आज तक डेली डोर टू डोर, आप भी यही रहते हो, भाई भी यही रहता है, बिल्कुल आपके घर का कूड़ा लेने वाला आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल आता है। उसमें से तब मेरे से नहीं, आप बता दो कितने नंबर दोगे? नहीं देखो, फिर भी आपकी बात बिल्कुल सही है। शहर 100 में से 100 मिलेंगे इसलिए कूड़ा लेने आता कूड़ा है। लेने के मामले में 100 में से 100 नंबर आपके बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आ जाओ सफाई की व्यवस्था में। सफाई व्यवस्था में हमने इस मामले में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि नगर परिषद को और सरकार को, दोनों को आप इसमें साथ कंपेयर मत करना। नगर परिषद की एक अपनी लिमिटेशन भी है और अपना एक अधिकार क्षेत्र भी है। हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, कुछ चीजें हैं ऐसी जो हम अपने लेवल पर कर लेते हैं। गलियों का टेंडर लगाना, आपने हम अपने लेवल पर एस्टिमेट बनाया, पास किया, हमने टेंडर लगा दिया। बिल्कुल। जो डोर डोर सफाई का, जो झाड़ू का, स्वीपिंग का, जिसको हम टेंडर बोलते हैं, उसका एस्टिमेट बना के हमने हेड ऑफिस को भेजा हुआ है। आज से पहले भी भेजा था, पहले 2 बार ऑब्जेक्शन लग के पहले भेज दिया उन्होंने, अब तीसरी बार फिर भेज रखा है। करीबन करीबन 1.25 करोड़ रुपए महीना हमने एस्टिमेट बना के भेज रखा है 2 साल का सरकार के पास। जिस दिन सरकार उसको ओके करके दे देगी, नेक्स्ट डे का टेंडर लगा के काम सफाई का शुरू कर देगी। एक सबसे बड़ी बात आती है सतेंद्र जी शहर की सफाई व्यवस्था की। शहर में सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी, ये बात आप भी मानते हो? नहीं, और कौन सी सफाई व्यवस्था बच गई? जिस प्रकार से पहले क्या होता था, गलियों में सफाई करने के लिए कर्मचारी आया करते थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपको टेंडर बताया ना 1.25 करोड़ रुपए महीने का, हमने बना के हेड ऑफिस में भेजा हुआ है। वो आचार संहिता की वजह से रुक गया, अदरवाइज वो जैसे ही क्लियर होकर वहां से आ जाएगा, क्योंकि वो सैंक्शन हमें हेड ऑफिस से लेनी पड़ती है। उसमें कर्मचारियों का टोटा तो काफी सालों से है, आज से नहीं है। तो पहले, इससे पहले टेंडर ही हुआ करते। अब सरकार ने पहले क्या टेंडर था कि हमने यहाँ अपना सिस्टम के हिसाब से 100 आदमी 150 आदमियों की जरूरत के हिसाब से टेंडर बनाया, लगा लिया, कहीं नहीं बेचना पड़ता था। अब सरकार ने पैरामीटर बना दिए कि 3 क्राइटेरिया बना दिए कि वो सरकार ने पैरामीटर ये कर दिया कि हाई डेस्टिनेशन, लो और मिडिल, इन तीनों की पैमाइश करा के और तीनों के हिसाब से एक एस्टिमेट बना के फिर हेड ऑफिस भेजो, और हेड ऑफिस उसको अप्रूवल देगा, फिर हम टेंडर लगा सकते हैं। भाई साहब एक बातचीत थी कि शहर के घंटाघर को माल रोड बनाने की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, बिल्कुल। आज तक वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। शहर के अंदर जो है क्या मानते हैं आप, कब तक वो माल रोड केवल नक्शे में दिखाई देगा या असली में भी कभी दिखाई आप देगा? अकेले माल रोड की बात ना करो इसमें। माल रोड नेहरू पार्क का सौंदर्यीकरण है, ठीक है, नेकीराम पार्क बनने लग रहा है। जितने हमारे रिंग रोड हैं, जितने भी सारे के सारे वो, हमारे जितने एंट्री पॉइंट हैं सारे के सारे वो, इन सब का हमने एक डीपीआर बना के और हेड ऑफिस में भेज रखी है और डायरेक्टर की टेबल पर रखी हुई है। अब भी लास्ट टाइम जब हम चंडीगढ़ गए थे तो उसके ऊपर डिस्कस करके आए थे। जैसे ही वहां से मंजूरी होके आ जाएगी, उसी दिन उसका टेंडर लग के काम हो जाएगा। एस्टिमेट बन के हमारे एंड पे जो काम था ना, हमने वो करके और हेड ऑफिस में सबमिट करा दिया। नहीं ये तो कोई जवाब नहीं होगा ना सर, ये आपने कुछ तो चीजें भेज ऐसी दिया है, है। रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन वो रूल अभी क्यों भटक गए? क्योंकि वो आपको भी जो है इस नगर परिषद को बने हुए मतलब हमारी जो नगर परिषद की जो कैपेसिटी है, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली करेक्ट करूंगा। नगर परिषद के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है,
बिल्कुल। और टेक्निकल सैंक्शन देने की, दो है प्रशासकीय स्वीकृति और टेक्निकल सैंक्शन। दो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी काम को करने से पहले हमें इनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। जी नगर परिषद के पास 2.5 करोड़ रुपए तक के काम की पावर है यहाँ डीएमसी लेवल पर देने की, जी जी। और उससे ऊपर हेड ऑफिस जाएगी डायरेक्टर के पास। उससे अगर और ज्यादा का है तो चीफ मिनिस्टर तक फाइल जाती है। बिल्कुल। तो ये एस्टिमेट जो मैंने आपको बताया, ये 2.5 करोड़ से ऊपर बैठते हैं। 2.5 करोड़ से ऊपर एस्टिमेट होने की वजह से इसको हमने यहाँ से अप्रूव करके हमारी तरफ से एस्टिमेट भी बन गया, पास भी कर दिया और हेड ऑफिस में भेज भी दिया। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो यही तो मैंने आपको कहा कि नगर परिषद को और सरकार को आप इकट्ठा पैरामीटर पर ना लेके चलना। अब सरकार की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से इतनी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को भी और हमें भी। उन पॉलिसियों की वजह से ना तो कई काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में होते हुए भी और वो सिरे नहीं चढ़ पा रहे, और प्रशासन इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। क्या करे उसमें, नगर परिषद के भी हाथ बन जाते हैं। हम टेक्निकली करेक्ट होकर काम नहीं करेंगे तो कल को आप लोगों के पास ही कोई ना कोई आ जाएगा, अगर बड़ी मन मर्जी से करने लग रहे भ्रष्टाचार हो गया, फिर तब मैं माइक लेके हमारे पीछे यूं घुस जाना कि भ्रष्टाचार कैसे हो गया। नहीं देखो, भ्रष्टाचार कहीं होगा तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि तो वो चीज ना हो, इसीलिए पहले डॉक्यूमेंट को हम क्लियर कर ले ताकि कोई उंगली उठाने की बात ही ना रहे। जो भी आए प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन के हिसाब से काम करें और आम पब्लिक को भी लगे कि भाई हाँ काम अच्छा होने लग रहा है। शौचालयों की अगर बात की जाए, नगर परिषद ने शौचालय बनाए थे, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वो शौचालय बना तो दिए लेकिन उसकी देख रेख नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफ़ी जो है कंडम स्थिति में भी आपके शौचालय मैं पहुंच चुके हैं। इस बात से आपकी से सहमत नहीं हूँ। सर, हुड्डा पार्क के पास ही आपका एक शौचालय बना वो है। हमारा नहीं है। अच्छा। हुड्डा पार्क के पास जो शौचालय है वो हमारा नहीं है। कुछ शौचालय ऐसे हैं, हुड्डा पार्क वाला नहीं है, एक अपना जो सेक्टर 13 में है वो हमारा नहीं है, ये हुड्डा डिपार्टमेंट के शौचालय है। हमारे जो शौचालय हैं करीबन करीबन 124 के करीब शौचालय चल रहे हैं फिलहाल जी। मेरा आपसे ये चैलेंज है, सुबह 9 बजे 10 बजे तक और शाम को 3 बजे के आसपास हमारा कर्मचारी जाता है, उनकी सफाई करके आता है। उसी के आसपास कोई भी दुकानदार या और कोई, हमने उसकी व्यवस्था कर रखी कि भाई वो उस कर्मचारी की ड्यूटी जो साफ करने के लिए आएगा वो वहां पे हाजिरी दे के आएगा अपनी। सर अगर बात की और जाए, आपको इस बात के लिए मैं फिर टोकूंगा, अगर आपको भी कहीं ये लगे कि कोई शौचालय गंदा है, आप फोटो खींच के मेरे पास भेजो, आप उसका रिजल्ट देखें। शौचालय के ऊपर तो हमने विशेष तौर से ध्यान दे रखा है। आप गुरुद्वारे के पास वाला शौचालय है, आप देख के आओ एक बार क्या नहीं, हम कंडीशन तो उसकी है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वाला ही शौचालय देख लेते हैं सर, उसके अंदर ही व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं होती, और दूसरे तीसरे दिन इतना गंदगी हो जाती है कि आपके सफाई कर्मी, मेरे को तो लगता नहीं कि कभी कभार ही आते होंगे। रोज अपना 2 टाइम, अगर नहीं आते हैं तो आप मेरे को करेक्ट करो, आपके पास आएंगे। नहीं देखो, हमें को चाहिए कि सफाई हो जाए ताकि बीमारियां जो है किसी भी एरिया में ना आपका फैलें। अगर इस इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वाले शौचालय की अगर कोई प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम आपने मेरे संज्ञान में ला दी, नेक्स्ट, ये इंटरव्यू की बात नहीं है, नेक्स्ट डे कल के बाद से आपका ये शौचालय रोजाना एक कर्मचारी 2 टाइम जरूर आएगा। और आप मैंने कोई हिसाब ऑफिस बता दो कि वहां से उसकी अपनी यहाँ एक अपनी बुक रख लेना, वहां से लगा जाएगा। नहीं, हाजिरी से कोई मतलब नहीं, हाजिरी सफाई का से मतलब व्यवस्था ये है कि वो उसको ये ना लगे कि तेरे को कोई चेक करने वाला नहीं है। जी जी जी। अगर वो आएगा तो सफाई भी करके जाएगा, अगर वो आएगा ही नहीं तो सफाई कहां से करेगा। सर, सबसे बड़ा जो मुद्दा है शहर की पीआईडी को लेकर के, हालांकि पीआईडी के लिए ऑनलाइन सिस्टम तो चालू है, लेकिन फिर भी लोगों को आपकी नगर परिषद में भटकना पड़ता है। आखिरकार वो क्यों भटकना पड़ता है उन्हें? ये एक सरकार की, मैं ये कहूंगा कि अति महत्वाकांक्षी और अप्रिपेयर व्यवस्था ऐसी थी जो लोगों के ऊपर उन्होंने सरकार के द्वारा थोप दी गई, और इस चीज का खामियाजा लोग भी भुगत रहे हैं और हम भी भुगत रहे हैं। क्योंकि आज हालात ये हैं इस पीआईडी की वजह से कि जो आदमी इलेक्शन से पहले मेरे को ये कहा करता कि इलेक्शन अगर जीत जाओ तो मेरा ये काम करा देना, अब अगर मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि तेरा काम बता दे क्या है, तो उसका जवाब ये था काम घूमने तो छोड़, मेरी पीआईडी बनवा दे। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी इस बात से, लेकिन ये सरकार की बिना तैयारी के जनता के ऊपर थोपी हुई एक ऐसी स्कीम है जिसका ना सरकार को लाभ ना नगर परिषदों को लाभ, किसी को कोई लाभ नहीं है। बहुत सी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं कि ये आपकी आदर्श कॉलेज, आदर्श कॉलोनी है, जैसे इस शहर की बहुत पुरानी कॉलोनी है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की काटी हुई कॉलोनी है, इसको अनअप्रूव्ड दिखा रखा है सर्वे करने वाली एजेंसी ने। और सर्वे करने वाली एजेंसी के साथ इतनी बंदरबाट हुई है
कि उस कंपनी का जो टेंडर होया, उस टेंडर के अंदर ये कंडीशन थी कि अगर इसकी 20% से ज्यादा इस सर्वे के अंदर अगर खामियां पाई गई तो उस सर्वे को रद्द कर दिया जाएगा और वो लागू नहीं होगा। इसमें उसकी 95% कमियां और सरकार ने उसकी पेमेंट भी रिलीज कर दी और उसको कोई नफा नुकसान भी नहीं, अपना पेमेंट लेके चला गया और आज नू का नू उठा के और पब्लिक के ऊपर थोप दिया। जो काम उन लोगों ने हमें करके देना चाहिए था वो काम अधूरा, आधा अधूरा काम हमारे यहाँ छोड़ के चले गया। वो काम हमें और हमारे कर्मचारी को दोबारा करना पड़ रहा है। उस काम के अंदर बिजी होने की वजह से, उस काम के अंदर पेंडेंसी होने की वजह से, उस काम के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में करेक्शन होने की वजह से हमारा बाकी जो नगर परिषद का काम है वो भी सर्वाइव करने लग रहा है। लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ठीक है, मैं तो भिवानी नगर परिषद की बात कर रहा हूँ। भिवानी नगर परिषद के लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप शुक्र मनाओ इस बात का कि यहाँ का पार्षद, इसका यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का चाहे वाइस चेयरमैन, हम अपने लेवल पे इतनी ज्यादा हेडक लेते हैं कि कैंप भी लगाते हैं, वैसे भी काम कराने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को फिर भी रिलीफ मिल जाता है कि वो मेरे को कह गया या इसको किसी और पार्षद को कह गया तो उसकी किसी न किसी लेवल पे ठीक हो जाती है। मैंने और शहरों में देखा, और शहरों में तो ऐसा ऐसा काम है कि छोटी सी करेक्शन, मेरा खुद का अनुभव है, छोटी सी करेक्शन जिसमें आप ना प्रॉपर्टी आपकी, नाम आपका, सारी चीज आपकी, आपके नाम गज, वो जगह है 18 गज की, आपके नाम बना दी वो 350 गज की, आप ये कह रहे हो मेरे को 350 गज नहीं चाहिए, मेरे 18 कर दो, वो काम करने में 2-2 दिन लगा। यहाँ तो कम से कम हम 24 घंटे काम करा के देते हैं अगले। तो उसमें तो हाउस टैक्स जिस प्रकार से आप लोगों ने दिए थे उसमें भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है बड़ी दिखाई दे रही है और व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी उतनी है नहीं, या अगर है वो बड़ी तो छोटी दिखा रखी है, या फिर जो है इस तरह के जो है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस प्रॉपर्टी आईडी वाले मामले में 70 करेक्शन है। किसी का नाम गलत है, किसी का फोन नंबर गलत है, किसी का एरिया गलत है, किसी की लोकेशन गलत है, किसी का अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड गलत है, कुछ न कुछ कमियां हर प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने छोड़ रखी है। और ये एक समस्या, पड़ी पड़ाई समस्या, ये सरकार ने हमारे ऊपर डाल ली है, न कि हमने पैदा करी है। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल तो यही है कि या तो सरकार इसको रद्द करे और दोबारा से प्रॉपर तरीके से करवाए, नहीं तो भाई धीरे धीरे अपनी जो जरूरत है उसके अनुसार ठीक कराते रहो। हम तो इतना है कि हमारे पास कोई आएगा तो हम आगे हाथ बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके उसको कम से कम तकलीफ हो, कम से कम समय लगे, उसका काम आगे करवा सके, ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं। मोर साहब, शहर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं रात के समय में कभी कभी जलती हैं, ये आपने भी नोट किया होगा। दूसरी बात, शहर के अंदर रोशनी होनी चाहिए थी, वहाँ अंधेरा पसर जाता है। हालांकि कुछ पार्कों में आपकी लाइट दुरुस्त हुई है, इस बात को हम मानते हैं। सेक्टर के पार्कों में या दूसरे जो पार्क हैं उसमें लाइटें आपकी जलने लगी हैं अब फिलहाल, लेकिन गलियां जो हैं आज भी अंधेरे में होती हैं, उसका क्या कारण है सर? जो अपने लाइट रिपेयरिंग का टेंडर है वो हमारा पहले भी कंटिन्यू था, आज भी कंटिन्यू है। देखो लाइट क्या है कि नई लाइटें आई हुई हैं, हमने उनको रिप्लेस करना है। प्रेजेंट में जो लाइटें लगी हुई हैं वो होगी करीबन 10-10, 15-15 साल पुरानी, और किसी भी चीज़ की कोई लिमिट तो होती है। मेरे साथ खुद के साथ में बताता हूँ कि मैंने एक बार तो आपका भी फोन आया हुआ है, मेरे लाइट ठीक कराई हो, मैंने अगले दिन वो लाइट ठीक करने वाला भेज दिया, मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद फिर खराब होगी। जी बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो हमने लाइट रिपेयरिंग वाले का एक ऑनलाइन ग्रुप बना के एक नंबर से सेंड कर रखा है। आप उसके ऊपर अपना उस लाइट की लोकेशन के हिसाब से फोटो खींच के उसके पास भेज दो, उसके पास ना भेजो मेरे नंबर पे भेज दो, मेरे पे भेजो, चेयरमैन के नंबर पे भेज दो, अपने एमसी के नंबर पे भेज दो। देखो थोड़ा बहुत तो जागरूक पब्लिक को इस मामले में हमें करेक्ट करना पड़ेगा, हमारा सहयोग करना पड़ेगा। भाई आपको कोई चीज खराब दिखी, आप उसको नोट करो, उसका फोटो वगैरह खींचो, वो पार्षद के पास, वाइस चेयरमैन के पास, चेयरमैन के पास, किसी के पास तो आप इंफॉर्मेशन के लिए भेजोगे, आप हमारे पास भेजो, फिर उसमें देखिए सुधार होता है कि नहीं होता। सर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इस बात का बड़ा घमंड के साथ कहता हूं कि मेरे जो नगर परिषद की टीम है, एक भी पार्षद ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरे वार्ड के लोग परेशान हो और जो उनके अपने वार्डों की समस्या के लिए तत्पर ना रहता हो, जो उनके समाधान के लिए कोशिश ना करता हो। हम आए दिन देखते हैं हर आदमी अपने लोग जो वार्ड जहां से चुन के आया है उनके लिए, चाहे वो चेयरमैन हो, शहर के लिए हम हो, शहर का कोई आदमी आ जाओ, अपने वार्ड का कोई आदमी आ जाओ, तो कोई किसी प्रकार की समस्या के लिए ये नहीं कर सकता कि वो टरकाने की कोशिश करता हो या उसके ऊपर ध्यान ना देता हो। एक बार आप अपना प्रयास करके देखो, कई चीजें ऐसी हैं कि जो उसकी लिमिट से, रीच से ही बाहर है, उसकी पहुंच से ही बाहर है,
तो उनका तो नहीं कह सकता। अब जिस दो डिपार्टमेंटों ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है, सीवर और पानी वाले ने। पब्लिक हेल्थ की इतनी गंदी हालात हैं। मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से सरकार को भी बताना चाह रहा हूँ कि इतना बुरा हाल पब्लिक हेल्थ का है ना, इतना आज किसी डिपार्टमेंट का नहीं है। आपका अगर उसका गुल्ला निकल जाए ना, पानी की लाइन का पीछे लगाया हुआ, तो गुल्ला लगाने के पैसे नहीं है इनके पास। ऑफ द ऑन रिकॉर्ड तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जेई वगैरह से कह दे तो उन्होंने कहा जी हमारे ठेकेदार की पेमेंट होती नहीं। 20 अंदाजा ये बताओ 20 करोड़ के करीब ठेकेदारों की पेमेंट पब्लिक हेल्थ की बकाया पड़ी है। अब उदाहरण में कौन आदमी कितने दिन काम करेगा? ठीक बात है। आधे से ज्यादा बार हम अपने जेब से पैसे लगा के काम ठीक कराते, सीवरेज का, पानी का, पब्लिक हेल्थ का। सर अगर शहर की गलियों की अगर बात की जाए, काफ़ी गलियां जो है नगर परिषद ने बनाई भी थी, अच्छी तरह से चल भी रही हैं। कुछ गलियां ऐसी हैं जो आज भी खराब हालत में हैं। उसको लेकर के कब तक टेंडर होने की संभावनाएं हैं, कब वो जो गलियां हैं, सड़कें हैं, कब तक ठीक हो जाएंगी, ताकि लोग जो है आराम से जो है अपने व्हीकल को चल सके। क्योंकि रात के समय में एक तो लाइट नहीं होती, दूसरा सड़कें टूटी हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। आप भी मानते होंगे इस चीज़ को। देखो एक बस भाई, ये एक अनंत प्रक्रिया है। जो गली निर्माण की आप बात कर रहे हो ना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि अपने कोई छोटा शहर तो अपना है नहीं भाई। अपने कोई 20 गली है, 20 गली हमने एक बार टेंडर लगाया और वो खत्म होगी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक 10 कभी बनेगी, 20 कभी बनेगी, 30 कभी बनेगी। अब हमने पीछे भी टेंडर लगाए थे 4-5 करोड़, 5-7 करोड़ रुपए के। अब भी 80 टेंडर शहर की गलियों के, 80 के करीब टेंडर, करीबन करीबन ये मान लो आप 18 करोड़ रुपए के करीब के टेंडर है, जो इस आचार संहिता की वजह से अभी रुक गए। अदरवाइज उनका एस्टिमेट वगैरह तैयार हो गए, पाइपलाइन में है, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उनका टेंडर लगा के उनका काम शुरू करा देंगे। भाई साहब, शहर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड हैं, अप्रूव नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं आ रही हैं। प्रतिदिन लोग बेशक से प्लाट लेते हैं, लेकिन मकान नहीं बना पाते। जैसे ही मकान बनाएंगे, कॉलोनी अनअप्रूव्ड है तो वो टूट जाएगी। ऐसे में नगर परिषद क्या कर रहा है? क्योंकि समस्याएं तो लोगों के लिए काफ़ी गंभीर हो रही है। दीपक भाई, नगर परिषद की तरफ से पिछले दिनों एक प्रस्ताव आया था सरकार की तरफ से कि जो जो नगर परिषद की गलियां हैं, आप उनको इस तरीके से आप अपना एस्टिमेट वगैरह बना के, या उसका नक्शा है उसका रेजुलेशन करके आप हमारे पास भेजो। हमने करीबन करीबन 54 के करीब कॉलोनियाँ हैं जिनको सर्वे कर लिया। उनका सर्वे करने के बाद उसमें जो टेक्निकली कुछ फॉल्ट थे वो दूर कर लिए, और वो बार बार हेड ऑफिस जाके कुछ करेक्शन रह जाता है, वो फिर आके फिर करके भेजते हैं। क्योंकि ये एक टेक्निकली बात है, विषय ऐसा है कि इसके अंदर सरकार की जो पाइपलाइन पैरामीटर है वो स्टेप बाय स्टेप पता चलेंगे। आप मान लिया उसके अंदर 5 स्टेप है, पहले स्टेप से क्लियर कराया, उसने ऑब्जेक्शन लगाई वो दूर करे, वहां से सेकंड स्टेप पर गया, फिर उसने कमियां नजर आई, फिर उसको दूर करके फिर थर्ड स्टेज पर गया। अब वो सारा का सारा सिस्टम हमारा 4th स्टेज से कवर कर गया है, लास्ट स्टेज पे है जी। उसको जैसे ही कवर करके उनने जो छोटी मोटी कमियां बताई हैं वो लग के उसमें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद इन कॉलोनियों को अप्रूव्ड होने का रास्ता साफ हो जाएगा। भाई साहब, शहर के अंदर भू माफिया काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब तक कॉलोनियाँ अप्रूव्ड नहीं होंगी, उसकी वजह से तो लोगों को परेशानियां तो हो ही रही हैं। साथ ही नगर परिषद के भी काफ़ी जो पिछले दिनों चर्चाओं में थे, जोड़ भी जो है वो कब्जे हो गए थे। आपने खुद ने भी देखा होगा, जो नगर परिषद के नक्शों में जो जोड़ थे या पुरानी जो बिल्डिंगें थी उसके ऊपर कब्जे हो गए थे। हालांकि उसको लेकर के नगर परिषद ने, जब आप लोग नहीं थे, आपसे पहले जो चेयरमैन थे और उन लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आप क्या मानते हैं? देखो दीपक भाई, ये जो जोड़ों की आप बात कर रहे हो ना, आप इसको इस संदर्भ से देखने की कोशिश करो कि एक ये पहले भिवानी था तो एक गांव जी, उस गांव में पुराना शहर होने की वजह से जब लोग इतने जागरूक नहीं होया करते, तो उन जोड़ों के किनारे किसी ने अपने पशु बांधने का बना लिया, किसी ने अपने उपले वगैरह बनाने का स्थान बना लिया, किसी ने थोड़ा मोटा वैसे यूज करना शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 ये जो इसके में अपनी जो मनुष्य की जो मानसिकता है ना, आगे बढ़ने की, भाई हम अपना है, ये मिला है तो इसने भी क्रॉस कर लेंगे, उस मानसिकता के तहत कुछ जगह पे एनक्रोचमेंट तो जरूर हुई है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि उस जगह को पूरी कोई कब्जा कर लिया गया। एनक्रोचमेंट कह सकते हो आप। भाई साहब, बारिश आती है, बारिश के कारण पानी भर जाता है। क्यों? अगर एनक्लोजमेंट नहीं होती तो वो सारा पानी जोड़ में जाता। आज जोड़ जो है वो
पूर्ण रूप से ढक चुके हैं। अब बरसाती पानी का या और किसी का जोड़ एकमात्र साधन नहीं रहा आजकल। जी ये पुराने समय की बात है जब कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती। अब तो हमने शहर में बरसाती पानी की लाइन डाल के ट्रीटमेंट, जो अभी अमृत योजना आई थी उसके तहत लगभग शहर के अंदर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था अलग से कर रखी है। और एक अभी अमृत फेज 2 आना है, बाकी बची हुई होगी उस फेज 2 में पूरी कर देंगे। एक आपने बात कही थी अभी इंटरव्यू के दौरान ही कि आपकी जो टीम है एमसीओ की वो काफ़ी अच्छी है, मेल जोल वाली टीम है, मिलजुल करके सभी काम करते हाँ। हैं। लेकिन पिछले दिनों फिर भी एक शिकायत आई थी क्या? आपके कुछ एमसीओ की क्या? कि उन्हें जो है हाउस में बैठने तक नहीं दिया जाता, उन्हें धमका दिया जाता है, नहीं नहीं, उन्हें जो है बाहर भेज दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मीटिंग के अंदर पार्षदों को तो छोड़ो, जो पार्षद प्रतिनिधि हम उनको ही नहीं कोई ये कहता है उठ के बाहर चलो। हाँ, परिवार है, परिवार के अंदर चर्चा के दौरान नोक झोंक होना अलग चीज है। वो तो उनका और पार्षद का और उनका अधिकार है, अपने वार्ड के लिए वो आवाज उठाएंगे तो नोक झोंक भी होगी, वो अधिकारी जवाब देगा, जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो उसको कहेगा भी। ये तो उसकी क्वालिटी मानो आप इसको, उसकी डिसक्वालिटी ना मानो कि वो अपने वार्ड के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने वार्ड के लिए शोर मचा रहा है, अपने वार्ड के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी है, उसकी अच्छी बिल्कुल, बात है। ये उसकी तो क्वालिटी है। हाँ। परंतु आपके ही नगर परिषद के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे, डीएमसी को भी इसकी शिकायत उन्होंने की थी कि हमें जो है तरीके से वहां बैठने नहीं जिस दिया। अधिकारी से इस तरह की कोई शिकायत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। उसको जब इसीलिए तो हाउस की बैठक बुलाई जाती है कि जो कोई अधिकारी अगर आपके रूटीन में काम नहीं कर रहा या आपको अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, तो आप उस हाउस की मीटिंग के जरिए वो चीज़ संज्ञान में भी ला सको और अपनी बात भी उठा सको। इसी का ये तो मकसद होता है हाउस की मीटिंग का। मतलब अब आने वाले समय में जब आचार संहिता हट जाएगी तो भिवानी शहर कहीं ना कहीं जगमगाएगा भी सही, गलियां भी जो हैं वो पक्की होंगी और जो माल रोड बनाने की बात थी वो भी बनेगी। आप एक बात का यकीन मानिए, ये एक दिन की कोई प्रक्रिया ना मान के चलो इसको, मैं ये कोई दिन आपको तय करके नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन 5 सालों में, जो ये 5 साल हमारे नगर परिषद के अब की बार निकलेंगे, इन 5 सालों में आपको भिवानी का चेहरा और लुक बदला हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये थे सतिंदर मौर्य जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर नगर परिषद ऐसा काम करेगी, भिवानी शहर का जो लुक है वो चेंज होगा ताकि लोग आसानी से अपना जीवन यहाँ काट सके। हालांकि जो और अन्य शहर है उनके मुकाबले में भिवानी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ बेशक से आज की डेट में है। इन्होंने जिस प्रकार से भरोसा दिलाया है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर भिवानी शहर किसी से पिछड़ेगा नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनेंगी और अच्छी क्वालिटी की लाइट लग करके जो है जगमगाएगा भी सही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।